साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको पढ़ेंगे। और इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, और अगर आपको वो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर पहला पॉइंट है, पिछली कक्षाओं में हमने अम्ल क्षारक लवण के बारे में अध्ययन किया था। यानी कक्षा 7 में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे चारों ओर क्या है, हमारे चारों ओर पदार्थ है। ठीक है, तो इन पदार्थों में से कुछ पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ तो अम्ल होते हैं और कुछ पदार्थ क्षारक होते हैं। और जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो वो उदासीन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, ये हमने कक्षा 7 में जो है पढ़ लिया था। अब 10वीं में हम क्या करेंगे, अम्ल और क्षारक इनकी और क्या परिभाषा है या फिर इनके बारे में और क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, इसके साथ ये किन किन चीज़ों के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या चीज़ हमें देते हैं उसको भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो है हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी वे पदार्थ जिन्हें चखने पर हमें खट्टा लगता हो तो उन सभी पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। लेकिन सभी पदार्थों को हम चख नहीं सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे पदार्थ हो जिनको चखने से वो जहर बन जाए और हमारी मृत्यु हो जाए, है ना। तो उस सारे पदार्थों को हम चख कर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पदार्थ अम्ल होगा और ये पदार्थ क्षार होगा। तो फिर इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए जो है सूचक का प्रयोग किया गया। अब एक हमने सूचक पढ़ा था क्लास 7 में, लिटमस पत्र, है ना, लिटमस पत्र। ठीक है, और ये लिटमस पत्र की सहायता से हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। कौन, अम्ल। अगर आपको ये याद रखना है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो इसकी एक ट्रिक है अनील। अ मतलब अम्ल, नी मतलब नीला और ल मतलब लाल। यानी अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, और क्या होता है अम्ल की परिभाषा में, तो देखो ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है ना। और इसके कुछ उदाहरण हैं HCl, H2SO4, CH3, COOH, है ना। यानी ये सारे वे यौगिक है जो अम्ल है, ये वे सारे पदार्थ हैं जो कौन है, अम्लीय है ना। और जब इन पदार्थों में को हम जल में घोलते हैं और इसका विलयन बनाते हैं तो इसमें क्या निकलता है, H+ आयन निकलता है। जैसे मान लो आप HCl, आपके पास एक पदार्थ है, ठीक है, थोड़ा सा HCl आपने पानी में घोल दिया। जैसे मान लो यहाँ पर एक हमारे पास बीकर है और इसमें पानी है, ठीक है, और यहाँ पर एक HCl का लिक्विड है मान लो, ठीक है। थोड़ा सा लिक्विड आपने क्या करा, इसके अंदर डाल दिया। तो जो थोड़ा सा लिक्विड आपने डाला है तो ये क्या था, HCl था। पहले तो पूरा एक पदार्थ था, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ी सी इसमें इसकी मात्रा डाली तो ये H+ और Cl- यानी 2 आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि अम्लीय पदार्थों को जब हम जल में घोलते हैं या उसका विलयन बनाते हैं तो ये हमें H+ आयन देता है। यानी जो H+ आयन देगा वो हमारा अम्ल होगा। ठीक है, तो ये अम्ल के बारे में 3 चीज़ें याद रखनी है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब क्षारक क्या होता है, तो देखो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी वे सभी पदार्थ जिनको चखने पर हमें कड़वापन लगता है तो वे पदार्थ क्या होंगे, क्षारक होंगे। ठीक है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, है ना। अब इसको कैसे याद रखना, बे ल न, बे मतलब होता है बेस, है ना। बे मतलब क्या होता है, बेस। अब देखो बे ल न, बे मतलब होता है बेस, और बेस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्षारक। ठीक है, यानी ये क्षारक की बात कर रहा है। ये क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। ल न मतलब लाल नीला। तो क्षारक क्या करता है भाई, तो क्षारक जो है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये जलीय विलयन में OH- आयन देता है। तो अम्ल तो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, लेकिन जो क्षारक होते हैं
ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं। अब क्षार किसे कहते हैं? हमने क्या पढ़ा है? क्षारक पढ़ा है। तो क्षार किसे कहेंगे? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी आपने किसी क्षारक को अगर जल में घोला है तो वो घोलने के बाद आप उसको क्षारक की जगह क्या कह सकते हो? क्षार भी कह सकते हो। यानी जब वो OH माइनस आयन देगा उस समय आप इस क्षारक को जो है क्षार भी कह सकते हो। ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सांद्र अम्ल वह होता है जिसके घोल में पानी की तुलना में अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जबकि तनु अम्ल में पानी की तुलना में अम्ल कम होता है। अब इस चीज को समझो। तो यहाँ पर बात हो रही है अम्ल की। अब अम्ल में दो तरह की चीजें होती है, एक होता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने एक विलयन बनाया है। क्या बनाया है? विलयन। अब ये किन चीज़ों का विलयन है? तो इसमें दो चीज़ों से मिलकर ये विलयन बना है। तो पहली चीज़ तो इसमें क्या है? तो पहली चीज़ तो इसमें है पानी। ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है? दूसरी चीज़ है इसमें कोई भी पदार्थ अम्ल। ठीक है। ये कोई भी पदार्थ हो सकता है। दूसरा चीज़ हमारा अम्ल है। अब मान लीजिए आपने पानी ज़्यादा लिया है। ठीक है। पानी ज़्यादा लिया है और अम्ल जो है वो आपने कम लिया है। ठीक है। तो इस केस में जो आपका अम्ल होगा वो कैसा होगा? तनु होगा। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है। और इतने पानी में मैंने केवल 3-4 बूंद जो है वो अम्ल डाला है। क्या डाला है? अम्ल डाला है। तो ये जो विलयन हमारा तैयार होगा इसे हम कहेंगे तनु अम्ल। क्या कहेंगे? तनु अम्ल। लेकिन अब इसका उल्टा, जैसे यहाँ पर मान लो ये मेरा बीकर है और इस बीकर के अंदर जो है क्या भरा हुआ है? अम्ल भरा हुआ है और मैंने थोड़ी मात्रा में पानी डाला है ना। यानी केवल यहाँ इतना तो वह भर जाए इतना ही पानी डाला है। तो ये ऊपर क्या है? पानी है ना। यानी अम्ल ज़्यादा है और पानी कम है। तो इस केस में जो अम्ल होगा हमारा वो कैसा होगा? सांद्र होगा। तो अम्ल में सांद्र अम्ल भी होता है और तनु अम्ल भी होता है। अब ये कब होता है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा सूचक। ठीक है। ये सांद्र अम्ल और तनु अम्ल ये चीज़ें आपके जब आप 11th और 12th में आओगे और जब आप लैब में जाओगे और कुछ प्रयोग करना सीखोगे तब इस चीज़ को आपको वहाँ पर बार बार नहीं बताएंगे कि सांद्र क्या होता है, तनु क्या होता है ना। तो ये चीज़ आपको उस समय याद रखनी है। अब सूचक क्या है? तो सूचक किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का पता जिस पदार्थ से लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो देखो क्या होता है सूचक? ऐसे पदार्थ जिसकी सहायता से हम ये पता कर पाए कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर वह पदार्थ क्षार है। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाएगी? सूचक कहलाएगी, है ना। यानी हर पदार्थ को हम चख कर ये पता नहीं करेंगे कि वो अम्ल है या क्षार है। वैसे इसकी सामान्य परिभाषा क्या है? जो चखने में खट्टे हो वो अम्ल कहलाते हैं और जो चखने में कड़वे हो वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। लेकिन सारे पदार्थों को हम चख नहीं सकते क्योंकि हो सकता है कुछ पदार्थ ऐसे हो जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा दे, है ना। तो हम फिर किसका सहायता लें? हम किसका सहारा लें और पता करें कि वो अम्ल होगा या क्षार होगा? तो इसके लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा है लिटमस पत्र के बारे में। तो जब ये लिटमस पत्र हम नींबू के घोल में डालते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास एक बीकर है और इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें मैंने क्या डाल दिया? नींबू का रस डाल दिया। इसके अंदर क्या डाल दिया? नींबू का रस। तो अब जो ये विलयन बना है ना, पानी प्लस नींबू का रस, ये हमारा क्या बन गया? विलयन बन गया। तो ये विलयन कैसा है भाई? ये अम्लीय विलयन है क्योंकि इसमें मैंने खट्टी चीज मिलाई है। ठीक है। अब ये अम्लीय है या नहीं है इसका पता हम लिटमस पत्र से लगा सकते हैं। कैसे? अगर मैं लिटमस पत्र को डालूंगा, कौन सा लिटमस पत्र? नीला, जिसका कलर कैसा होगा? नीला होगा। जैसे ही इस नीले कलर के पेपर को इसके अंदर हल्का सा डुबाऊंगा या हल्का सा रखूंगा तो ऑटोमेटिक ये जो पेपर है
वो अपना कलर चेंज कर देगा, और जहाँ जहाँ पर इसमें ये विलयन जिसमें हम डुबाएंगे ना पेपर को, जहाँ जहाँ डुबाएंगे यानी जहाँ जहाँ उस पेपर पर ये विलयन लगेगा वहाँ वहाँ वो पेपर क्या होने लग जाएगा, लाल होने लग जाएगा। इस प्रकार से ऐसे लाल होने लग जाएगा। ठीक है, ये प्रयोग आप स्कूल में भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो मैंने पदार्थ मिलाया है वो क्या है, अम्ल है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, नीले लिटमस को लाल कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सूचक। यानी लिटमस पत्र हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का सूचक हो गया। तो सूचक की परिभाषा क्या है, किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का पता जिस पदार्थ से लगाया जाता है सूचक कहलाता है। अब सूचक कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी ऐसे ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिससे अम्ल क्षार का हम पता लगा सकते हैं। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जो है हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लिटमस पत्र के बारे में पढ़ा था, हल्दी के बारे में पढ़ा था, है ना, और गुड़हल के पुष्प के बारे में पढ़ा था। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे, वो है फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। ठीक है, ये भी कक्षा 7 में आया था, है ना। तो ये हमारे कौन से सूचक है, कृत्रिम सूचक है। ये मानव निर्मित दवाइयाँ हैं, ऐसा मान लो, जो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन पदार्थ अम्लीय है और कौन क्षारीय है। ये कैसे लगाएंगे वो आगे बताऊंगा। फिर तीसरा है गंधीय सूचक, जिसमें है प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल। ठीक है, कुछ सूचक रंग में परिवर्तन करके हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। जैसे फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज के द्वारा कलर बदल जाता है, लिटमस पत्र के द्वारा भी कलर बदल जाता है। तो ये रंग में परिवर्तन करके बताते हैं कुछ पदार्थ अम्ल है या क्षार है। और किसी की गंध की सहायता से, जैसे गंधीय सूचक में क्या होता है, गंध की सहायता से हमें पता चलता है कि वो पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, अब प्राकृतिक सूचक मैं बता चुका हूँ, लिटमस पत्र में जैसे अम्ल में हमने डुबाया तो नीला लिटमस क्या हो गया था, लाल हो गया था। अब हम कृत्रिम सूचक के बारे में यानी फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज के प्रयोग करके समझते हैं, या प्रयोग की सहायता से समझते हैं कि ये हमें कैसे पता लगाएंगे कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो देखो, हमने कृत्रिम सूचक लिए हैं, और कृत्रिम सूचक में एक तो है फिनोप्थलीन और दूसरा सूचक हमारा क्या है, मेथिल ऑरेंज। फिनोप्थलीन जो होता है वह रंगहीन होता है, यानी उसका कोई रंग नहीं होता है, यानी ये क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, आपके विज्ञान की प्रयोगशाला में आपको फिनोप्थलीन भी मिल जाएगा और मेथिल ऑरेंज भी मिल जाएगा। तो आप चाहो तो अपने शिक्षक को कहकर आप ये प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिनोप्थलीन कैसे रंग का होता है, रंगहीन होता है। अब हम अम्ल और क्षार दोनों के साथ इसकी प्रयोग करके देखते हैं कि ये कौन सा रंग देते हैं। तो यहाँ अगर मैं अम्ल लेता हूँ, अम्ल मतलब जैसे मान लो HCl ले लिया, और इधर मैं क्षार लेता हूँ। ठीक है, क्षार में मैंने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों हमारे क्या है, ये अम्ल है और ये क्षार है। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या करा, एक परख नली ली, और इस परख नली के अंदर मैंने HCl का विलयन डाल दिया। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, HCl का विलयन डाल दिया, यानी कि अम्ल डाल दिया। अब इसके ऊपर अगर मैं फिनोप्थलीन डालता हूँ, यानी इसके अंदर मैं फिनोप्थलीन डालता हूँ, ठीक है, बूंद बूंद करके इसके अंदर मैंने फिनोप्थलीन डाली, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, यानी ये जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अम्ल में जब हम फिनोप्थलीन डालते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का रंग चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर मैं फिनोप्थलीन क्षार में डालता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक परख नली ली और इस परख नली के अंदर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाल दिया, यानी कि क्या डाल दिया, क्षार डाल दिया। अब इस क्षार के अंदर मैं अगर ये फिनोप्थलीन की कुछ बूंदे डालता हूँ, एक एक करके बूंद डालता हूँ, तो इसका रंग जो है वो क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। इसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका रंग गुलाबी हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो NaOH है वो हमारा क्षारक है। क्या है, क्षारक है। ठीक है, अब मेथिल ऑरेंज वाला प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मेथिल ऑरेंज है, और मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा होता है, नारंगी होता है। अब एक तरफ मैं अम्ल ले लेता हूँ और दूसरी तरफ क्षार ले लेता हूँ, तो ये हो गया अम्ल और ये हो गया हमारा क्षारक।
ठीक है। अम्ल में मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया, और क्षारक में मैंने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक है। तो अगर मेरे पास एक परख नली है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर अम्लीय विलयन है, और अगर इसके अंदर मैं बूंद बूंद करके मेथिल ऑरेंज डालता हूँ तो इसका कलर जो है वो पीला हो जाता है। ठीक है, सॉरी, इसका कलर लाल हो जाता है ना। जब अम्ल में मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यानी हमें थोड़ा थोड़ा लाल कलर इसके अंदर दिखाई देने लगेगा। तो हम कहेंगे कि अगर किसी अम्ल में हम मेथिल ऑरेंज डालते हैं और उसका रंग लाल हो जाता है तो वो पदार्थ हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। और यदि मैं क्षारक यानी NaOH लेता हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक परख नली ली, और इस परख नली के अंदर मैंने NaOH का विलयन डाल दिया। अब अगर मैं इसके अंदर मेथिल ऑरेंज डालता हूँ तो इसका कलर जो है वो पीला हो जाता है। इसका कलर कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा पीला होने लगता है। तो अगर इसका कलर पीला होने लगता है तो मैं ये कहूँगा कि जो मैंने ये पदार्थ लिया है वो मेरा क्या है, क्षारक है। ठीक है। तो ये प्रयोग आप विज्ञान की प्रयोगशाला में अपने विद्यालय में भी कर सकते हो। ठीक है। तो देखो अभी हमने जो क्रियाकलाप किया है उसके लिए हम सारणी बना सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा क्या है, NaOH यानी कि क्षार है, KOH ये भी क्या है, क्षार है। यानी ऊपर ये दोनों हमारे क्या है, क्षार है, और नीचे ये दोनों हमारे क्या है, अम्ल है। ठीक है। तो ये तो हमारे विलयन हो गए। अब अगर मैं क्षार में लाल लिटमस डालता हूँ तो लाल क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और नीला लिटमस अगर मैं इसमें डालता हूँ तो वो नीले का नीला ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर एक क्षार में मैं फिनोप्थलीन डालूंगा तो वो कैसा रंग देगा, गुलाबी रंग देगा। और अगर मेथिल ऑरेंज क्षार में डालूंगा तो वो मुझे क्या रंग देगा, पीला रंग देगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। फिर अम्ल, ये अम्लीय विलयन है H2SO4 और HCl। अगर इसमें मैं लाल लिटमस डालता हूँ तो वो लाल का लाल ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर नीला लिटमस डालता हूँ वो नीले से लाल हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर फिनोप्थलीन डालता हूँ तो इसका कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी वो रंगहीन ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर मेथिल ऑरेंज डालता हूँ तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो कम से कम ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, और इस सारणी को मैं आपको एक ट्रिक से याद करवा सकता हूँ। ट्रिक क्या है, जैसे मान लो आपको कोई भी कैसा भी प्रश्न पूछ ले तो अगर वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो आप याद कर लेते हो तो बड़ी आसानी से आप उत्तर दे सकते हो। जैसे आपको प्रश्न पूछ ले कि क्या होता है जब किसी क्षार के अंदर हम फिनोप्थलीन डालते हैं तो वो कौन सा रंग देता है, तो आपको तुरंत जवाब याद होना चाहिए, वो गुलाबी रंग देगा, है ना। तो इस गुलाबी रंग को याद करने के लिए ट्रिक क्या है, देखो, मिठाई, मिठाई ला अब येलो, मिठाई ला अब येलो, है ना। तो मी का मतलब क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ये मी का मतलब हो गया। ठीक है। अब मिठाई हो गया मिथाइल ऑरेंज, ला, ला मतलब लाल। ठीक है। किस में हो जाएगा लाल, तो अ मतलब अम्ल, है ना। यानी कि जब हम अम्ल के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये तो एक ट्रिक हो गई। अब ब मतलब क्या होता है, ब मतलब होता है बेस, और बेस हम किसे कहते हैं, क्षारक को कहते हैं। ठीक है। तो बेस येलो, ये मतलब पीला, है ना। वाई मतलब येलो कलर यानी कि पीला कलर। ठीक है। तो येलो मतलब पीला, यानी कि अगर ये मिथाइल ऑरेंज मैं क्षारक में डालता हूँ तो इसका कलर कैसा होगा, पीला होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो इस ट्रिक से आप ये चीज़ याद कर सकते हो। दूसरी ट्रिक हमारी क्या है, दूसरी ट्रिक हमारी है PBP, यानी कि फिनोप्थलीन। P मतलब फिनोप्थलीन। ठीक है, P मतलब फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन में B मतलब बेस, बेस यानी कि क्षार, और P मतलब पिंक। ठीक है। यानी कि अगर किसी क्षार के अंदर हम फिनोप्थलीन डालते हैं तो वो कैसा रंग देगा, पिंक कलर देगा।
ठीक है। और अम्ल क्या करता है, अम्ल तो उसके साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, यानी वो रंग ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमने अम्ल की बात की ही नहीं, हमने किसकी बात की, बेस यानी कि क्षारक की बात की। तो ये कुछ ट्रिक है जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को याद रख सकते हो। अब क्रियाकलाप 2.2 यानी कि हमें जो गंधीय सूचक है उससे हम कैसे पता करेंगे कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो देखो ये भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे गंधीय सूचक हमारे कौन कौन से हैं, तो प्याज है, वेनिला है और लौंग है। प्याज सबके घर में होता है, तो हम क्या करेंगे, एक प्याज को काटेंगे। अब प्याज को पता है जब हम सूंघते हैं तो बहुत ही भयंकर दुर्गंध आती है उसमें से, है ना। तो हम कैसे पता करें कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, तो उस कटे हुए प्याज के ऊपर जब आप HCl विलयन की कुछ बूंदे डालोगे प्याज के ऊपर, तो प्याज की जो गंध है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि जो हमने पदार्थ यानी विलयन उसके अंदर डाला है वो हमारा अम्ल है। लेकिन अगर प्याज के टुकड़े के अंदर आप क्षार डालोगे, जैसे आपने उसके अंदर NaOH विलयन की कुछ बूंदे डाली, तो उस प्याज की जो दुर्गंध है वो आना बंद हो जाएगी, वो दुर्गंध आना बंद हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि जो पदार्थ हमने इसके अंदर डाला है वो हमारा क्या है, क्षार है। यानी अम्ल डालने पर दुर्गंध बनी रहती है, लेकिन क्षार डालने पर वो दुर्गंध बंद हो जाती है, ठीक है। अब वेनिला, तो वेनिला जैसे प्याज की दुर्गंध होती है वैसे वैसे वेनिला की भी खुशबू होती है या दुर्गंध होती है, गंध होती है, अजीब सी गंध होती है, ठीक है। तो वेनिला में अगर हम HCl डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्षार डालेंगे यानी NaOH डालेंगे तो इसका जो गंध है वो आना बंद हो जाएगी। तो इस प्रयोग से भी हम बता सकते हैं कौन अम्ल है और कौन क्षार है। लौंग की अपनी खुद की एक दुर्गंध होती है ना, तो अपनी खुद की एक गंध होने के कारण जब इसमें हम HCl डालेंगे तो इसकी गंध बनी रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर NaOH डालेंगे, क्षार डालेंगे, तो इसकी गंध आना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रयोग करके भी हम गंधीय सूचक द्वारा पता लगा सकते हैं कि कौन पदार्थ अम्ल है और कौन पदार्थ क्षार है। तो जिन पदार्थों में अम्लीय या क्षारीय माध्यम से भिन्न हो जाती है गंधीय सूचक कहते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ हम एक काम करते हैं गंध लिख देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, जिन पदार्थों में अम्लीय या क्षारीय माध्यम में गंध भिन्न हो जाती है गंधीय सूचक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये गंधीय सूचक की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अगला पॉइंट है अम्ल की धातु से अभिक्रिया, है ना। या अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है ना, और इनसे प्रयोग जितने भी प्रयोग थे वो सब हमने समझे। लेकिन अब हमें अम्ल जो होते हैं उनकी धातु से जब हम क्रिया करते हैं तो क्या होता है वो चीज़ हमें अब समझनी है। तो देखो अब क्या आ रही है, अभिक्रियाएं आ रही है। अब अभिक्रियाएं आपको कब समझ में आएगी, जब ये रासायनिक सूत्र आपको याद होंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो ये कम से कम यौगिक जो है, पदार्थ जो है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे अम्ल HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, CH3COOH होता है। फिर क्षार में आपको याद रखना है NaOH, KOH, NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस। फिर ये हमारे जितने भी है वो सब क्या है, लवण है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि अम्ल कौन है, क्षार कौन है और लवण कौन है, तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं हम पढ़ने वाले हैं वो बड़ी आसानी से आपको सारी समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो चलो हम समझते हैं कि क्या होता है जब हम अम्ल की धातु से अभिक्रिया करते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक प्रयोग को समझेंगे। तो देखो हमने क्या किया है, यहाँ एक स्टैंड लगाई है और इस स्टैंड से इस परख नली को इस प्रकार से कस दिया है, ठीक है। अब इस परख नली के ऊपर यहाँ क्या लगा हुआ है, कार्क लगा हुआ है, यानी कि एक ढक्कन लगा हुआ है। इस कार्क में, इस ढक्कन में हमने एक नली फिट इस प्रकार से की है कि ये जो नली है वो यहाँ पर एक टब पड़ा हुआ है जिसमें क्या है, साबुन का विलयन है, ठीक है। इसके अंदर साबुन का विलयन है और ये नली जो है वो इधर जाकर खुल रही है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस परख नली के अंदर क्या भरा हुआ है, एक तो आपके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 डाला हुआ है और इसके साथ इसमें हमने और क्या डाला, देखो यहाँ कुछ दाने दिखाई दे रहे हैं,
तो ये आपके जिंक के टुकड़े हैं, जिंक के टुकड़े। जिंक हमारी क्या है, एक धातु है ना, यानी धातु के टुकड़े यहाँ पर पड़े हैं। तो जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में धातु के टुकड़े डालते हैं तो इन दोनों की अभिक्रिया होती है, और इन दोनों की अभिक्रिया होने के कारण इसमें एक गैस बनती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर H2SO4 जब Zn से क्रिया करता है, यानी कि जिंक से क्रिया करता है, तो ये ZnSO4 बना लेता है। और ZnSO4 हमारा क्या है, एक लवण है। ZnSO4 हमारा क्या है, एक लवण है। देखो ये सारणी मैंने बताई थी आपको। ठीक है, इसमें देखो ये रहा ZnSO4, तो ये ZnSO4 यहाँ बन रहा है और ये हमारा क्या है, एक लवण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये अभिक्रिया कर रहे हैं, तो जब H2SO4 के अंदर हम जिंक के दाने डालते हैं तो ये दो चीज़ें बनाता है। एक तो ये लवण बनाता है और इसके साथ एक गैस निकलती है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो ये जो हम कॉर्क के अंदर नली डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये नली से होती हुई गैस कहाँ निकलेगी, इस साबुन के विलयन में निकलेगी। तो जब ये इस साबुन के विलयन में जाएगी तो इसके बुलबुले बनेंगे। ठीक है, इसके बुलबुले बनेंगे और उस बुलबुले के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस भरी हुई होगी। ठीक है, तो जब ये बुलबुले ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमने क्या जलाई है, एक मोमबत्ती जलाई है। तो मोमबत्ती से ये बुलबुले जब आपस में मिलेंगे, तो क्योंकि इन बुलबुलों के अंदर हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस जब भी आग से टकराती है तो एक फटफट की ध्वनि निकालती है। कैसे ध्वनि निकालती है, फटफट की ध्वनि निकालती है, और इस ध्वनि को हम पॉप ध्वनि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉप ध्वनि भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी फटफट की आवाज़ आती है, इसका मतलब इसमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ये हमने पता लगाया है साबुन के घोल से। ठीक है, साबुन से घोल से जब फटफट की आवाज़ आती है तो हम कहेंगे ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, है ना। अम्ल धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ठीक है, इसको हम रिएक्शन से भी दर्शा सकते हैं, जैसे यहाँ पर अम्ल है और यहाँ धातु है, और प्लस का मतलब जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको हम अभिक्रिया से भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया से कैसे लिखना, जैसे एक तरफ तो हमने लिया HCl, है ना, यानी यहाँ HCl नहीं लिया हमने, यहाँ H2SO4 लिया प्रयोग में। ठीक है, इसकी हमने किससे अभिक्रिया कराई, Zn से अभिक्रिया कराई। जैसे ही हमने Zn से अभिक्रिया कराई तो Zn और SO4 इन दोनों ने आपस में हाथ मिला दिया, तो ये बन गया ZnSO4, और क्या बाहर निकल गई, H2 बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा लवण हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक है, इसी प्रकार हम HCl, ये भी हमारा अम्ल है, और इसकी क्रिया जब हम Zn से कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnCl2। देख लो, मैंने आपको कहा था कि लवण क्या है, तो देखो ये ZnCl2, ये हमारा क्या है, लवण है। अब अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप सीधा कह सकते हो ना, क्या कह सकते हो कि भाई ये अम्ल है और ये धातु है, तो 100% ये लवण बनाएगा। अब लवण कौन सा, तो देखो यहाँ Cl है और यहाँ Zn है, तो हमने सूत्र याद किया है ZnCl2, है ना। तो बाहर क्या निकलेगी, बाहर हाइड्रोजन निकलेगी। अब दोनों तरफ हमारी संतुलित होनी चाहिए समीकरण, तो देखो यहाँ पर Cl2 2 है जबकि यहाँ Cl 1 है, तो इसके आगे 2 लगा दो, है ना। तो Cl कितनी हो गई, यहाँ 2 हो गई, और हाइड्रोजन हमने यहाँ 2 लिखा तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार देखो सोडियम भी हमारी क्या है, सोडियम भी हमारी धातु है Na, है ना। तो जब हम इसकी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे यानी HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमें NaCl और हाइड्रोजन गैस देगा, यानी लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। देखो पुनः समझते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि पदार्थ 2 टाइप के होंगे, अम्ल और क्षारक। ठीक है, तो अम्ल जो होंगे वो धातु से जब क्रिया करते हैं, यानी अम्लों की जब धातु से क्रिया होती है तो हमें वो क्या देगा। और अगर इसी की जगह क्षार हो, है ना, अम्ल में मैंने क्या लिया, H2SO4 लिया। ठीक है,
और क्षार की जगह मैं NaOH ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? NaOH, ये हमारा क्षार है। और इसकी भी जब हम धातु से अभिक्रिया करते हैं, अब धातु मैंने क्या ली, तो धातु यहाँ पर मैंने Zn ली, तो यहाँ भी मैं धातु Zn ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो वो हमें क्या देता है, वो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, जब क्षार की हम इस धातु Zn से अभिक्रिया करेंगे तो ये भी हमें क्या देगा, ये भी हमें लवण और हाइड्रोजन गैस ही देगा। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, जैसे H2SO4 की जब हम Zn से अभिक्रिया करेंगे, है ना, H2SO4 की जब हम Zn यानी धातु से अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। लेकिन जब हम क्षार NaOH की Zn से अभिक्रिया करेंगे ना तो वो हमें क्या देगा, देखो क्या देगा, NaOH की हमने किससे अभिक्रिया कराई, Zn से, तो जैसे ही हमने क्रिया कराई तो वो हमें देगा Na2ZnO2 प्लस H2। ये भी हमारा क्या है, लवण है, ये भी हमारा क्या है, लवण है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ Na2 है, Zn 1 है और O2 भी 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 लेना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, ये अभिक्रिया बैलेंस होगी। और क्षार ज़्यादातर धातुओं से अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये केवल आपकी बुक में एक रिएक्शन ही दी हुई है जो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, सामान्यतः अम्ल धातु से अभिक्रिया करके जल, लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं, और क्षार भी धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। ठीक है, और दोनों अभिक्रियाएं भी आपको याद कर लेनी है। प्रयोग भी आपको याद करना है, जो प्रयोग मैंने बताया था ये वाला, है ना। कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ फटफट की ध्वनि आती है जिसे हम पॉप ध्वनि भी कहते हैं, इसी कारण से हमें पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अगला पॉइंट है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया। तो पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये धातु कार्बोनेट क्या होता है और ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो धातु हमें पता है कि धातु बहुत सारी होती है। जैसे धातु में अगर मैं बात करूँ तो Zn हमारी धातु है, कॉपर हमारी धातु है, आयरन हमारी धातु है, तो ये सब हमारी धातु है। ठीक है, अब यहाँ धातु कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट का मतलब है कि इनके पीछे अगर CO3 जुड़ जाएगा, CO3 जुड़ जाएगा तो ये धातु कार्बोनेट बन जाएंगे। और अगर इनके पीछे हाइड्रोजन HCO3 जुड़ जाएगा तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कैल्शियम, कैल्शियम हमारी धातु है, और अगर इसके पीछे मैं CO3 जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ देता हूँ, CO3 जोड़ देता हूँ, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर इसके पीछे मैं HCO3 जोड़ देता हूँ, यानी ये कैल्शियम हमारी धातु हो गई, और इसके पीछे अगर मैंने HCO3 जोड़ दिया तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जिसे हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो अगर इनकी हमें अम्ल से अभिक्रिया कराता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो वे लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देते हैं। यानी जब हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया करते हैं तो वो 3 चीज़ें देते हैं। एक तो हमें वो लवण देते हैं, एक वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, और एक हमें वो जल देते हैं। जैसे देखो, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया, ठीक है, किसी अम्ल से कराता हूँ, जैसे मैंने HCl से इसकी अभिक्रिया कराई, ठीक है, तो ये जो कैल्शियम है वो इस Cl के साथ जुड़ेगा और लवण बनाएगा। और लवण में मैंने आपको बताया था कि ये सारे लवण आपको याद करने हैं। तो इसमें देखो कैल्शियम और Cl जुड़कर क्या बनाता है, तो यहाँ देखो CaCl2, ये हमारा क्या है, लवण है। तो ये Ca और Cl जुड़कर बनाएगा CaCl2। इसके साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल भी निकलेगा। तो ये तो हो गया हमारा लवण, ये हो गया CO2 गैस, और ये हमारा क्या हो गया, जल हो गया। ठीक है,
अब क्या ये बैलेंस है? तो देखो ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, हाइड्रोजन 2 हो गई, Cl2 है, यहाँ Cl2 हो गई, ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल देता है। इसी प्रकार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्ल से क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल देता है। ठीक है। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस मुक्त हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है ना? जैसे हमने पहले प्रयोग देखा था तो उसमें फट फट की ध्वनि आ रही थी, तो हमने देखा कि वो हाइड्रोजन गैस है। लेकिन इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो यहाँ पर हम एक प्रयोग करते हैं इसके लिए। देखो ये हमारी क्या हो गई? परख नली हो गई, और इसको हम परख नली को हमने किससे जोड़ दिया? इस स्टैंड से जोड़ दिया। ठीक है। ये हमारा यहाँ पर कॉर्क लगा हुआ है, और इस कॉर्क में यहाँ पर देखो हमने एक नली जोड़ दी है। ठीक है, ये हमारी नली होगी, इसमें से होकर गैस निकलेगी और इस परख नली के अंदर आएगी। अब इस परख नली में हमने क्या ले लिया? इस परख नली के अंदर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब हमने क्या किया? इस परख नली के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl डाला हुआ है, HCl का विलयन डाला हुआ है, और इसी के साथ यहाँ पर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो है सोडियम कार्बोनेट के, है ना? सोडियम कार्बोनेट यानी NaCO3 यानी धातु कार्बोनेट के टुकड़े इसके अंदर डाले हुए। अब ये क्या करेगा? HCl से क्रिया करेगा और ये क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। तो Na तो जुड़ेगा Cl से, ठीक है। इसके साथ ये CO3 क्या बन जाएगी? CO2 गैस बन जाएगी, और यहाँ से H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करके H2O यानी कि जल बना लेंगे। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो यहाँ से ये जो गैस निकलेगी वो इस नली में जाएगी। इस नली में जाकर इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है। ठीक है। और जब हम जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं तो ये दोनों अभिक्रिया करके दूध या पानी बना लेते हैं। ठीक है, दूध या पानी बना लेते हैं। तो दूध या पानी कैसे बनता है? जब तक हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं डालेंगे तब तक वो दूध या पानी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये दूध या पानी बन गया है तो 100% ये जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। ठीक है, तो ये हम प्रयोग करके बता सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होगी। अब इसी चीज को हमने नीचे रिएक्शन करके लिखा है। जैसे अगर हम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में HCl से क्रिया करते हैं, अम्ल से क्रिया करते हैं, तो ये हमें क्या देता है? ये हमें लवण, CO2 और जल देता है। इसी प्रकार HNO3 ये हमारा क्या है? अम्ल है, जिसे हम नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। इसको हम सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेंगे यानी Na2CO3 से अभिक्रिया कराएंगे, तो एक तो हमें वो सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 देगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और ये जल भी देगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने एक्टिविटी 2.5 को समझा है, ठीक है, तो 2.5 को जब हमने समझा तो जो परख नली A थी यानी ये वाली परख नली, इस परख नली को हमने क्या नाम दिया? A नाम दिया। तो इसमें क्या अभिक्रिया हुई थी? इसमें ये वाली अभिक्रिया हुई थी, Na2CO3 अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, NaCl बनाता है, जल बनाता है और ये गैस बनाता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये गैस इस परख नली में जाती है और इस परख नली के अंदर पहले से क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यानी कि यहाँ चूने का पानी है, CaOH का होल ट्वाइस, और जब ये CO2 इसके अंदर जाएगी तो ये क्या बना देगी? CaCO3 बना देगी यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, जिसे हम दूध या पानी भी बोलते हैं, और ये श्वेत अवक्षेप होता है। दूध या पानी मतलब सफ़ेद कलर का एक मिश्रण होता है, और इसके साथ ये क्या बनाएगा? जल भी बनाएगा। अब ये श्वेत अवक्षेप हमें मिलता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो गैस है ना वो 100% कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। अब मान लो अगर ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड गैस जो है वो बहुत अधिक मात्रा में इसके अंदर डाली, यानी इस दूसरी परत नली में। इसमें जो है पहले से क्या था, CH OH का होल्ट वाइज था, और आपने जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर इसके डाल दी, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर डाल दी। तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, CO2 से क्रिया करेगा और Ca फिर कोष्टक HCO3 का होल्ट वाइज ऐसा एक जल में, ये जल में विलयशील होता है, ऐसा ये बना लेगा अंदर, यानी वो बहुत ही चमकीला सफ़ेद कलर का अवक्षेप दिखाई देने लगेगा, जो कि क्या होगा, जल में विलय होगा। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया कि पदार्थ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अम्ल और दूसरा होता है क्षारक। ठीक है, अब अम्ल क्या होते हैं, वो चखने में खट्टे होते हैं, और क्षारक जो होते हैं वो चखने में कड़वे होते हैं। अगर जब अम्ल को हम जल में घोलते हैं तो ये H+ आयन देता है, और क्षारक को जब हम जल में घोलते हैं तो ये OH- आयन देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो ये तो हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई अगर कोई चीज़ हम चख नहीं सकते हैं तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई अम्ल है या क्षार है, तो उसके लिए हमें सूचक का प्रयोग करना पड़ेगा। और सूचक हमने 3 प्रकार के समझे हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक, दूसरा हमने कृत्रिम सूचक के बारे में पढ़ा, और तीसरा हमने गंधीय सूचक के बारे में पढ़ा। प्राकृतिक सूचक हमारे क्या है, तो लिटमस पत्र जो होता है वो प्राकृतिक सूचक है। इसके बाद हल्दी की सहायता से भी हम जो है अम्ल क्षार का पता कर सकते हैं, और गुड़हल के पुष्प की सहायता से भी हम अम्ल क्षार का पता कर सकते हैं। ये चीज़ जो है हमने क्लास 7th में सीखी थी। फिर कृत्रिम रूप से भी हम पता कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें 2 सूचक चाहिए, एक तो चाहिए फिनोप्थलीन, ठीक है, और एक चाहिए मेथिल ऑरेंज। ठीक है, फिनोप्थलीन जो होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि क्षार के साथ वो अभिक्रिया करके क्या देता है, गुलाबी रंग देता है। मेथिल ऑरेंज जो है वो अम्ल से क्रिया करके लाल रंग देता है, और क्षार से अभिक्रिया करके पीला रंग देता है। ठीक है, फिर गंधीय सूचक में हमने 3 प्रकार के सूचक पढ़े थे, क्या क्या, एक तो प्याज, ठीक है, एक वेनिला, और एक आपके तीसरा जो सूचक था वो क्या था, लौंग, वो क्या था, लौंग। ठीक है, और इनके भी प्रयोग से हमने सीखा था कौन अम्ल है और कौन क्षार है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, तो इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये जो हमारे अम्ल और क्षार 2 पदार्थ है, अम्ल और क्षारक, ठीक है, क्या होता है जब इसकी धातु से अभिक्रिया कराते हैं और इसकी भी धातु से अभिक्रिया कराते हैं, तो दोनों ही केस में हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसमें भी क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, जब धातु अम्ल से क्रिया करता है तब भी लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, और जब धातु क्षारक से अभिक्रिया करता है तब भी हमें लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन क्षारक जो है वो अधिकांश धातुओं से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए हमने एक ही अभिक्रिया पढ़ी है इसके अंदर, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये जो अम्ल है वो कार्बोनेट से भी क्रिया करता है। कार्बोनेट मतलब CO3, ठीक है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इन दोनों से भी अभिक्रिया करता है, और लवण, इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ये 3 चीज हमें देता है। ठीक है, यानी कि अम्ल जो होता है वो कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल देता है। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ ली। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया, यानी क्या होगा अगर मैं अम्ल को क्षार के साथ मिला देता हूं। ठीक है, तो इसमें देखो क्षार प्लस फिनोप्थलीन क्या देता है, गुलाबी रंग देता है। फिर अगर गुलाबी रंग जो हमें दिया है उसमें अगर मैं वापस अम्ल डालूंगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। यानी मैंने यहाँ पर एक प्रयोग किया है, इस प्रयोग में देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से समझना। हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्षारीय विलयन लिया, जैसे मान लो ये परक नली है
और इसके अंदर मैंने एक विलयन ले लिया। किसका विलयन ले लिया? NaOH, जो कि हमारा क्या है, एक क्षारक है, इसका विलयन ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या डाला, 4-5 बूंद जो है वो फिनोप्थलीन की डाली, फिनोप्थलीन। ठीक है, इसकी 4-5 बूंद डाली। तो यहाँ पर हमें कैसा रंग दिखाई दिया? तो यहाँ पर हमें गुलाबी रंग दिखाई दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मिश्रण के अंदर जहाँ गुलाबी रंग है इसी के अंदर वापस अम्ल डाल रहा हूँ। यानी इसके अंदर मैं अब क्या डाल रहा हूँ, HCl डाल रहा हूँ। इसके अंदर अब मैं क्या डाल रहा हूँ, HCl डाल रहा हूँ। अब जब मैं 4-5 बूंदे HCl की इसके अंदर डालूंगा तो ये जो गुलाबी रंग है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। यानी पहले जैसा था ना वो वैसे ही बन जाएगा। तो अब इस प्रयोग से हमें क्या समझ में आया? इस प्रयोग से हमें ये समझ में आया कि जब अम्ल के अंदर हम क्षार को मिलाते हैं, ठीक है, तो वो हमें लवण और जल देता है। यानी ये गुलाबी रंग जो है वो गायब हो जाता है। यानी कि NaOH जो है वो HCl से अभिक्रिया करके NaCl बना देता है। इसीलिए ये गुलाबी रंग जो है वो गायब हो जाता है और इसके साथ हमें क्या देता है, H2O यानी कि पानी देता है। तो अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं और वो लवण और जल देते हैं। उदासीन हो जाते हैं, इसीलिए तो ये गुलाबी रंग वापस क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो ये आप याद रखना, अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव अथवा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, ये चीज हम इसके अंदर कहेंगे। यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं और लवण और जल हमें देते हैं। ये चीज आपको याद कर लेनी है। यानी कि आपको अब उदासीनीकरण की परिभाषा याद करनी है। उदासीनीकरण क्या होता है? अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl दोनों मिलकर NaCl प्लस H2O देते हैं। अब अम्लों के से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी अब हम अम्लों की किससे अभिक्रिया कराएंगे? धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया कराएंगे। तो देखो, सभी धातु ऑक्साइड, यहाँ पर बात आ रही है धातु ऑक्साइड की। जैसे धातु ऑक्साइड का मतलब हो गया, जैसे मैंने एक धातु ले लिया कैल्शियम। कैल्शियम हमारा क्या है? धातु है, ठीक है, और इसके पीछे ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये हमारी क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। और ये दोनों मिलकर इसको हम कहेंगे धातु ऑक्साइड। क्या कहेंगे? धातु ऑक्साइड, ठीक है। इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे, लेकिन कैल्शियम हमारी क्या है? धातु है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो इसी को हम धातु ऑक्साइड कहेंगे। अब क्या होता है जब धातु ऑक्साइड को हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं? तो देखो, ये धातु ऑक्साइड है, धातु यहाँ पर क्या है? Cu यानी कॉपर, और इसके साथ ऑक्सीजन है तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। और इसकी अम्ल से यानी कि HCl से हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें CuCl2 मिलता है और इसके साथ जल मिलता है। अब ये CuCl2 क्या है? तो मैंने आपको पहले ही कहा था, यहाँ देखो CuCl2 है ना, ये हमारा क्या है? लवण है, और इसके साथ हमें क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। तो लवण और जल मिल रहा है तो एक प्रकार से ये क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और उदासीनी अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? अम्ल और क्षार भाग लेता है, तब जाके उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो अम्ल हो गया और ये क्या बन जाएगा? क्षार बन जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी धातु ऑक्साइड है वो कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा, सभी धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति की होती है, इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाती है। देखो, लवण और जल कब बनता है? जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है? जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं। और यहाँ मैं किसकी अभिक्रिया करा रहा हूँ? यहाँ मैं अम्ल और धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करा रहा हूँ। और जब धातु ऑक्साइड और अम्ल की क्रिया करता हूँ तो लवण और जल बनता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्षार का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? क्षार का काम।
समझ में आया? तो यहाँ पर देखो CuO की जगह आप CaO भी ले सकते हो। तो कैल्शियम ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल देगा, यानी लवण और जल देगा। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है क्षारक और अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। पहले हमने अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कराई थी, अब हम क्षारक की जो है अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ क्षारक की जब हम अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तब भी हमें लवण और जल मिलता है। अब लवण और जल कब मिलता है? जब अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराते हैं। इसका मतलब यहाँ तो क्षारक है और ये अम्ल का काम कर रहा है, इसीलिए अम्ल और क्षार मिल गए और लवण और जल हमको दे दिया। यानी अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो किसका काम करेंगे? वो एक प्रकार के अम्ल का काम करेंगे। ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा है अधातुओं की प्रकृति अम्लीय होती है जो क्षारक से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। यह भी उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है। यानी कुल मिला के ये अधात्विक ऑक्साइड हमारे क्या हो जाएंगे? अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ देखो NaOH ये हमारा क्षार है, CO2 ये धात्विक ऑक्साइड है। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें Na2CO3 मिलता है, यानी सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और इसके साथ हमें जल मिलता है। तो ये तो लवण हो गया और ये जल हो गया। अब ये कैसे पता चला ये लवण हो गया? तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये सारी चीज़ें याद कर लेना, है ना। देखो Na2CO3 ये क्या है? लवण है। बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पर हमें एक चीज़ और सीखने को मिली कि जो पदार्थ है वो दो प्रकार का है, एक तो अम्ल है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्षार है। इसी के साथ हमने ये देखा कि जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण और क्या देता है? जल देता है। कब देता है? जब एक तरफ अम्ल हो और दूसरी तरफ क्षार हो, तभी वो लवण और जल देगा। ठीक है। अब हमने क्या किया? अब हमने यहाँ पर दो चीज़ें ली। दो चीज़ें क्या ली? एक तो लिया धातु ऑक्साइड। क्या लिया? धातु ऑक्साइड। दूसरा लिया अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड। ठीक है। इस धातु ऑक्साइड की जब हमने क्षार के साथ अभिक्रिया करी तो हमें क्या मिला? तो हमें लवण और जल मिला। इसका मतलब ये धातु ऑक्साइड किसकी समान काम कर रहा है? अम्ल के समान काम कर रहा है। और जब हमने अधातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराई, किससे कराई? अम्ल से कराई, तब भी हमें क्या मिला? लवण और जल मिला। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो अम्ल हो गया और ये किसकी काम कर रहा है? ये क्षारक की प्रकृति का काम कर रहा है ना। ये क्षारक की प्रकृति का काम कर रहा है, तभी तो इन दोनों ने आपस में क्रिया करके क्या बनाई? लवण और जल बनाया। तो ये चीज हमें यहाँ पर समझनी थी। अगला पॉइंट है लवण। तो लवण क्या है? लवण अम्ल एवं क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद है। कैसा उत्पाद है? आयनिक उत्पाद है। ठीक है। अगर हम लवण के प्रकारों की बात करें तो लवण तीन प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? तीन प्रकार के। तो पहला प्रकार है उदासीन लवण, जिसे हम सामान्य लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य लवण। जैसे उदासीन लवण कब मिलता हमें? जब प्रबल अम्ल की क्रिया हम प्रबल क्षारक से कराते हैं तो जो लवण हमें मिलेगा उसे हम उदासीन लवण या सामान्य लवण कहेंगे। ठीक है। जैसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो अगर मैं HCl की बात करूं तो ये प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षारक की बात करूं तो प्रबल क्षारक हमारा NaOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों की अभिक्रिया से हमें क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा। और ये जो NaCl है वो हमारा क्या होगा? लवण होगा। और ये कौन सा प्रकार है? या तो इसे उदासीन लवण कहेंगे या फिर सामान्य लवण कहेंगे। ठीक है। और इसके साथ हमें क्या मिलेगा? जल, यानी कि H2O मिलेगा। और यदि हमारे पास दुर्बल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, अगर इन दोनों की अभिक्रिया हम करवाते हैं तब भी हमें सामान्य लवण और जल मिलता है। ठीक है। तो सामान्य लवण हमें कब मिलेगा? या तो हमारा प्रबल अम्ल हो या फिर प्रबल क्षारक हो, दोनों को मिलाएंगे तो हमें सामान्य लवण मिलेगा, या फिर दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक हो, इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें सामान्य लवण मिलेगा। ठीक है। ये हमारा पहला प्रकार है उदासीन लवण या सामान्य लवण का। दूसरा है अम्लीय लवण। तो फिर हम अम्लीय लवण किसे कहेंगे? देखो हम जानते हैं कि
कि जब हम किसी अम्ल या क्षार को जल में डालते हैं और उनका विलयन बनाते हैं तो उसमें से H+ आयन और OH- आयन निकलते हैं, है ना। जब हमारा अम्ल प्रबल होगा तो H+ आयनों की संख्या अधिकतम होगी, और अगर हमारा क्षारक प्रबल होगा तो OH- की आयन की जो आयन जो है वो अधिकतम होंगे, ठीक है। लेकिन हमने अगर प्रबल अम्ल लिया तो प्रबल अम्ल लिया तब तो H+ की संख्या ज़्यादा होगी, और दुर्बल क्षारक लिया तो OH की संख्या क्या होगी, यानी OH आयन की संख्या क्या होगी, कम होगी। और इस केस में भी हमें लवण तो मिलेगा, लेकिन वो कैसा मिलेगा, अम्लीय मिलेगा, क्योंकि उसमें H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वो लवण कैसा बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। तो अम्लीय लवण प्लस हमें जल मिलेगा, यानी इस प्रकार की जब अभिक्रिया होगी तो इसे हम अम्लीय लवण कहेंगे, ठीक है। फिर देखो तीसरा हमारा क्या है, क्षारकीय लवण। तो क्षारकीय लवण हम किसे कहेंगे, जब हम दुर्बल अम्ल लें तो दुर्बल अम्ल में देखो H+ आयन क्या निकलेंगे, कम निकलेंगे। और प्रबल क्षारक, तो प्रबल क्षारक में OH- आयन क्या होंगे, अधिक होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जब ये आयन ज़्यादा होंगे तो जो भी हमें लवण मिलेगा वो कैसे प्रभाव का होगा, क्षारकीय प्रभाव का लवण होगा, ठीक है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में क्या कहा, स्टार्टिंग में हमने कहा लवण अम्ल एवं क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद है। कैसा उत्पाद है, आयनिक उत्पाद है, ठीक है। तो लवण 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारकीय लवण। उदासीन लवण हमें कब मिलेगा, जब प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो, या फिर दुर्बल अम्ल हो और दुर्बल क्षारक हो। अम्लीय लवण हमें कब मिलेगा, जब प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षारक हो। और क्षारकीय लवण हमें कब मिलेगा, जब दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षारक हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के कुछ उदाहरण लिखे हैं, वो आपको कॉपी में नोट कर लेने हैं और उनको याद कर लेना है, ताकि जब आपकी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आपको तुरंत पता चल जाए कि इसने प्रबल अम्ल लिया है या फिर दुर्बल अम्ल लिया है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अगला पॉइंट है अम्लों एवं क्षारकों में समानता। यानी अभी तो हम अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है वो चीज़ें आपस में पढ़ रहे थे, लेकिन इनमें कुछ समानताएं भी है। अब वो समानताएं क्या है, तो देखो अम्ल H+ आयन तथा क्षारक OH- आयन देते हैं, अर्थात आयनों के द्वारा ही विद्युत धारा का चालन होता है। तो इन दोनों में क्या समानता है कि जो जितने भी अम्ल है वो भी आयन देते हैं और जितने भी क्षारक है वो भी आयन देते हैं। हालांकि ये धनात्मक आयन देते हैं और ये ऋणात्मक आयन देते हैं, वो मैटर नहीं करता। दोनों में समानता क्या है कि भाई दोनों ही आयन देते हैं, और जब दोनों ही आयन देते हैं तो 100% वो क्या करेंगे, विद्युत धारा का चालन करेंगे। तो देखो इसको हम एक प्रयोग द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर में मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिए, है ना। इसको हमने बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया और इसको हमने बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया और यहाँ पर हमने एक छोटा सा बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब जब मैं स्विच को ऑन करता हूँ, अच्छा इस बीकर में क्या है, इस बीकर में है तनुकृत अम्लीय विलयन, ठीक है। जैसे मान लो HCl का हमने क्या बना दिया, विलयन बना दिया, और इसके अंदर हमने ये विलयन डाल दिया। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये बल्ब जो है वो जलता है। बताओ ये बल्ब क्यों जला, ठीक है। क्योंकि देखो इन इलेक्ट्रोडों के मध्य हमने कोई तार तो नहीं लगाया, इन इलेक्ट्रोडों के मध्य में क्या है, सिर्फ ये अम्लीय विलयन भरा हुआ है। इसका मतलब इस अम्लीय विलयन के द्वारा भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों यहाँ से वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है आयनों की वजह से। यानी कि जब हम इस जल में HCl को घोलते हैं तो ये H+ और Cl- दोनों आयनों में टूट जाता है, और ये आयनों में टूटने के कारण ही इस विद्युत धारा का चालन होता है। इसी प्रकार ये प्रयोग हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में करेंगे तो Na में टूट जाएगा और OH में टूट जाएगा, और इसी प्रकार ये बल्ब जलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अम्ल को जब हम जल में घोलते हैं तो वो H+ आयन देता है, और किसी भी क्षार को जब हम जल में घोलते हैं तो वो OH- आयन देता है। इसीलिए
इनके द्वारा विद्युत धारा का चालन होता है। इन आयनों की वजह से ही विद्युत धारा का चालन होता है, यही इनमें क्या है, समानता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो, अम्ल को जल में घोलने पर यह H+Aq आयन देता है। यानी देखो HCl और हमने किस में डाला, जल में, तो ये H3O+ और Cl- आयन बनाता है। यानी H+ आयन जो है वो स्वतंत्र नहीं रहता है, वो किसके रूप में आता है, H3+ आयन के रूप में होता है। यानी कि हमने क्या किया, HCl + H2O, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये H2O के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा H3O और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आयन आ जाएगा और ये Cl- अलग हो जाएगा। ठीक है, यह H+ आयन मुक्त रूप से नहीं रहता है, बल्कि जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। यानी ये जो हम आयन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो ये भी आप याद रखना कि ये H+ आयन जो होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, तो ये किस रूप में रहता है, ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है, जिसे हम H3O+ कहते हैं। तो H++ H2O क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा। क्षारकों को जल में घोलने पर यह OH- आयन देता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलेंगे तो ये Na+ और OH- आयन देगा। इसी प्रकार KOH को H2O में घोलेंगे तो ये K++ OH- आयन देगा। MgOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या है, हमारा क्षार है, और जब इसको हम जल में घोलेंगे तो ये Mg2+ और 2OH- आयन देगा। तो हाइड्रोजन जो है वो स्वतंत्र नहीं रहेगा, वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहेगा, लेकिन जो क्षार है उसमें OH- जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। अम्ल या क्षार में जल को मिलाना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, यानी अगर आप ये सोचते हो कि किसी भी अम्ल या क्षार में हम जल मिला दें, ठीक है, जैसे मान लो ये आपने बीकर लिया और इस बीकर में आपने H2SO4, इस बीकर में क्या है, सांद्र H2SO4 है। ठीक है, सांद्र मतलब बहुत खतरनाक लेवल का H2SO, प्योर H2SO4 है। और अगर आप इसमें ये गलती कर रहे हो कि इसमें आप थोड़ा जल डाल दो, तो हो सकता है कि वहाँ पर वो बीकर गर्म हो जाए या वो बीकर फूट जाए, जिसके कारण आपका हाथ जो है वो जल सकता है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। हमें किसी भी अम्ल या क्षार में डायरेक्ट पानी नहीं मिलाना चाहिए। हमें क्या करना है, पानी बड़ी मात्रा में लेना है, ज़्यादा मात्रा में पानी लेना है और उसमें ग्लव्ज पहनकर, जो जैसे सांद्र H2SO4 है या HCl है, उसको बूंद बूंद करके इसके अंदर मिलाना चाहिए। जल में वो चीज़ मिलानी चाहिए और इसको बार बार हिलाना चाहिए। तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। लेकिन आपने अम्ल या क्षार में डायरेक्ट पानी मिलाने का सोचा है तो वो खतरनाक हो सकता है, उससे हमें थोड़ा बचकर रहना चाहिए। अतः जल में अम्ल या क्षार को सावधानी पूर्वक मिलाकर हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यानी ये बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी है, जिसमें पात्र हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। यानी जब हम H2SO4 में, अगर ये हम H2SO4 प्योर H2SO4 है और इसमें हम जल मिलाने का सोच रहे हैं, तो जब ये जल से क्रिया करेगा तो हो सकता है वो आस्फित होकर ऊपर आ जाए और ऊपर आने से जहाँ हमारा हाथ पकड़ा हुआ है उस पर गिर जाए और हमारा हाथ जल सकता है, या फिर ये पात्र इतना गर्म हो जाएगा कि ये टूट भी सकता है। इसलिए ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट अम्ल या क्षार में जल मिलाने से बचना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा तनुकरण। अब देखो तनुकरण क्या होता है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी H3O+ और OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तो ये तनुकरण की परिभाषा है। परिभाषा को समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया है और इस बीकर में मेरे क्या भरा हुआ है, इस बीकर के अंदर जल भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, जल है। और यहाँ पर मेरे पास एक बोतल पड़ी है। इस बोतल के अंदर जो है क्या भरा हुआ है, H2SO4 भरा हुआ है। ठीक है, H2SO4, और ये प्योर है, यानी कि ये सांद्र है।
ठीक है। और इस H2SO4 में बताओ H प्लस आयन की सांद्रता जो है वो क्या होगी, अधिक होगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस H2SO4 की कुछ मात्रा को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। कुछ मात्रा को जैसे हमने 4-5 बूंदे जो इसके अंदर डाल दी, ठीक है। अब बताओ इसमें H प्लस आयन की जो संख्या है वो ज़्यादा रहेगी या इसमें H प्लस आयन की संख्या ज़्यादा रहेगी। पता है इसमें ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये सांद्र है। और इसमें जो हमने 4-5 बूंदे डाली है तो इसमें क्या आएंगे, H प्लस आयन कुछ आ जाएंगे, लेकिन इस H प्लस आयन की जो संख्या है वो इसकी तुलना में क्या रहेगी, कम रहेगी, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जल में अम्ल या क्षारक, या तो अम्ल मिलाओ या क्षारक मिलाओ, मिलाने पर आयन की सांद्रता, यानी अगर आप अम्ल मिला रहे हो तो H3O प्लस आयन बनेंगे और आप क्षारक मिला रहे हो तो OH माइनस आयन मिलेंगे। और ये जो होंगे दोनों आयन वो प्रति इकाई आयतन में, है ना, प्रति इकाई मतलब जितना हम स्थान ले रहे हैं उसके अंदर प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। यानी कि अगर इसका हम प्रति इकाई का आयतन ले रहे हैं, प्रति इकाई की जगह ले रहे हैं, और इसमें हम प्रति इकाई की जगह ले रहे हैं, तो इसमें आयन की संख्या ज़्यादा होगी और इसमें आयन की संख्या कम होगी। तो प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तो तनुकरण का सीधा सीधा मतलब ये है कि पानी ज़्यादा लो और अम्ल या क्षार कम मात्रा में मिलाओ, इसी चीज को हम क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे। अगला पॉइंट है अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता। हम कैसे पता लगाएं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है या फिर वो कितना प्रबल है, ठीक है। तो इसके लिए हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। यानी ये एक सार्वत्रिक सूचक क्या है पहले वो समझेंगे, और इसके प्रयोग से हम कैसे पता करेंगे कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षार है और कितना प्रबल है। मेन तो इसकी क्या पता करनी है, हमें प्रबलता पता करनी है। अम्ल क्षार को तो पहचानने के हम कई प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चक्कर हम पता लगा सकते हैं, वो खट्टा है तो अम्ल है और कड़वा है तो क्षार है। लिटमस पत्र से भी हम पता लगा सकते हैं कौन पदार्थ अम्ल है और कौन पदार्थ क्षार है, लेकिन वो कितना प्रबल है, कितना प्रबल है, ठीक है, उसके बारे में अगर हमें पता करना है तो इसके लिए हमें सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये सार्वत्रिक सूचक क्या है, तो यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। इसके प्रयोग से अम्ल तथा क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उसकी प्रबलता का भी पता लगाया जाता है कि ये कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है, ठीक है। वैसे ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है ना। मार्केट में एक येलो कलर का पेपर मिलता है, येलो कलर का पेपर, ठीक है, इसके अंदर पीला कलर होता है। कैसा कलर होता है, पीला। इसी को हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। हो सकता है कि आपके प्रयोगशाला, विज्ञान की प्रयोगशाला में ये हो, स्कूल में, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक सूचक कहेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर इसमें अम्ल डाला हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो H2SO4 डाला गया है और इसमें हमारे पास क्षारीय विलयन डाला गया है यानी क्षारक है, जैसे NaOH। तो इस पेपर को हम क्या करेंगे, एक बार इसमें डालेंगे, एक दूसरा पेपर लाएंगे, एक बार इसमें डालेंगे। फिर जब हम डालेंगे तो इस पेपर का कुछ कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उस कलर के आधार पर हम बता सकते हैं ये अम्ल है और ये कितना प्रबल है, और ये क्षार है और ये कितना प्रबल है। किसके आधार पर, उस कलर के आधार पर। तो देखो यहाँ पर आपकी बुक में जो है एक पट्टी दी हुई है इस प्रकार से। पहले ये कैसी पट्टी थी, ये पूरी पीले रंग की हमने पट्टी ली थी पूरी, है ना। अब जब हमने उसको अम्ल में मिलाया और कोई इस प्रकार का रंग या तो ऐसा दे दे या बैंगनी दे दे या फिर ये हल्का हल्का हरा कलर दे दे, है ना। यहाँ आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कितने कलर है देखो, ये 0 से लगाकर 14 तक रेंज के कलर है। और इनमें से जो कलर हमें मिलेगा वही उसकी प्रबलता होगी। जैसे अगर मान लो इस टाइप का कलर हमें मिलता है तो हम कहेंगे कि उसकी प्रबलता कितनी है, 7 है। और जब 7 प्रबलता होती है तो वो हम कहते हैं कि वो चीज़ जो है वो उदासीन है। क्या है, उदासीन है। अगर 7 से कम प्रबलता हमें मिलती है तो वो हम कहेंगे वो अम्लीय है, और जितना कम होगा
उतना ही वो प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। और जितना 7 के इधर जाएगा या 6 और 7 के बीच में, है ना, वो उतना ही दुर्बल अम्ल होगा। यानी अगर हम 7 के इधर जाएंगे तो हमें प्रबल अम्ल मिलेगा, और 7 के इधर जाएंगे तो हमें प्रबल क्षार मिलेगा, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रंग ऐसा होता है ना, प्योर बैंगनी कलर का। तो इसकी जो प्रबलता है वो कितनी है, 14 है। कितनी है, 14 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी प्रबलता कितनी है, 10। उसका कलर ऐसा हो जाएगा, यानी हल्का बैंगनी कलर आपको देखने को मिलता है, तो आप कहोगे कि भाई उसकी जो प्रबलता है वो कितनी है, 10 है, ठीक है। यहाँ हरा पीला मिक्स कलर है, तो हम कहेंगे कि भाई उसकी प्रबलता 7 है। और यहाँ देखो नारंगी कलर है ना, नारंगी कलर, तो उसकी प्रबलता 0 और 1 के बीच में हो सकती है। जैसे जठर रस, जठर रस जो होता है उसकी प्रबलता 0 और 1 के बीच में होती है, और ये प्रबल अम्ल होता है। कैसा होता है, प्रबल अम्ल। और इस चीज को, ये 0 से नंबर जो दिए हैं 14 तक, इसको हम पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इसके जस्ट ऊपर हमें यहाँ दिया है कि 7 के अगर हम इधर जाएंगे तो H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी, H+ आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी। और H+ आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी यानी कि वहाँ वो प्रबल अम्लीय होता जाएगा। और 7 के हम इधर जाएंगे तो यहाँ H+ आयनों की संख्या कम होती जाएगी और OH आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। तो हम कहेंगे कि वो कैसी प्रकृति का होगा, वो प्रबल क्षारकीय प्रकृति का होगा। यानी प्रबल अम्लीय 0 और प्रबल क्षारक क्या होता है, 14 अंक पर होता है। ये रेंज आपको याद रखनी है, इसी को हम पीएच कहते हैं। और उदासीन, उदासीन पर कितना अंक है, 7। यानी कि किसी पदार्थ का पीएच अगर आपको 7 मिलता है तो हम कहेंगे कि वो उदासीन है। क्या है, उदासीन है। समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ पर यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, चित्र में आपको बता चुका हूँ। अब अगर किसी की पीएच 7 है तो वो उदासीन विलयन होगा। अगर किसी की पीएच 7 से कम आती है तो वो अम्लीय विलयन होगा। और अगर किसी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा आती है तो वो कैसा विलयन होगा, क्षारीय विलयन होगा। इसकी जो परास है वो 1 से लगाकर 14 पीएच तक होती है ना। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन तथा OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी कितनी ज़्यादा मात्रा में वो H+ आयन देते हैं तो उसकी अम्लीय प्रबलता होगी, और कितनी अधिक मात्रा में वो OH- आयन देते हैं वो उतने ही प्रबल क्षारक होंगे, ठीक है। अब दैनिक जीवन में इस पीएच का क्या महत्व है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला है, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है ना। तो हमारा शरीर जो है उसका भी पीएच दिया हुआ है, वो 7 से 7.8 पीएच के बीच काम करता है। वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा करते हैं, अम्लीय वर्षा। तो इसकी परिभाषा तो सीधी है कि भाई अगर बरसात का जल का पानी जो है उसमें जब हम ये सूचक डालेंगे, ठीक है, ये सार्वत्रिक सूचक डालेंगे, तो उसका कलर का रेंज जो है अगर वो 5.6 से भी कम रेंज के कलर को बता रहा है तो वो वर्षा कौन सी होगी, अम्लीय वर्षा होगी। मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम होना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है, ठीक है। यानी मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है, इसीलिए हमारे शरीर में क्या होता है, जलन या दर्द महसूस होता है। और हम क्या करते हैं, अच्छा ये जो डंक होता है ना, इसमें कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की जरूरत होती है ना। यानी जो पौधे हमारे उगते हैं उसके लिए अगर वो ज़्यादा मात्रा में उग रहे हैं, इसका मतलब वो एक विशिष्ट पीएच पर उग रहा है। अगर ये पीएच का मान कम होता है या बढ़ता है तब वो फर्क उस पौधे पर भी पड़ता है, ठीक है। आमाशय HCl का स्त्राव करता है। सामान्यतः हमारे उदर का परास लगभग 1.5 से
3.5 के बीच कार्य करता है। इससे अल्प अम्लता या अति अम्लता होने की संभावना रहती है। यानी कि देखो, जो आमाशय होता है, आमाशय जो है वो किसका उत्पादन करता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है। और इसकी परास जो है वो 1.5 से लगाकर 3.5 के बीच में रहती है। अब अगर उसकी परास जो है वो 1.5 से कम हो जाए या 3.5 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमें दो चीज़ें हो सकती है। 1.5 से कम होगा तो हमें एसिडिटी हो सकती है, यानी अति अम्लता हो सकती है। क्या हो सकती है? अति अम्लता हो सकती है, अति अम्लता हो सकती है। और अगर हमारी परास जो है वो 3.5 से ज़्यादा हो जाए तो हमें अल्प अम्लता हो सकती है। क्या हो सकती है? अल्प अम्लता हो सकती है, ठीक है। वैसे जब एसिडिटी होती है, यानी कि हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको उदासीन करने के लिए हम क्षार लेते हैं, क्षारक को ग्रहण करते हैं। और क्षारक के रूप में ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नामक एक दवाई होती है, उसका हम प्रयोग करते हैं, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उससे क्या होता है? अम्ल क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाता है और हमारी जो एसिडिटी है वो ठीक हो जाती है। अगला पॉइंट है क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है, या प्रक्रिया। क्या होती है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं या क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, है ना। यानी कि जब हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं NaCl, AQ मतलब उसका विलयन, है ना, यानी नमक में हमें जल घोला है और वो जो विलयन बना है उसी को हम NaCl AQ से लिखते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर NaCl का विलयन लिया है और ये किस में है? H2 जल में है, घुला हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं? उसमें विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे ही हम उसमें विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, क्लोरीन का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस भी देगा। और ये जो प्रक्रिया संपन्न हम कर रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। यानी ये जो दोनों गैसें निकल रही है ना, तो ये क्लोरीन जो गैस है वो एनोड पर मुक्त होगी और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर मुक्त होगी। अच्छा, जो हमने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाई है तो इसके उपयोग भी है। अब क्या क्या उपयोग है देखो, इसका उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए किया जाता है। अब ये उपयोग है, आपको याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया है। तो ये हमने निर्माण क्यों किया है? क्योंकि हमारे इसकी दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है। तो फैक्ट्रियों में हम क्या करते हैं? इसका निर्माण करते हैं और निर्माण करने की अभिक्रिया जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी है ना। यानी ऐसी अगर हम चीज़ करेंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, इसके साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी मिल जाएगी। तो अब ये हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसका दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है ना। आपके उपयोग नहीं आता होगा लेकिन जिनको उपयोग करना है वो तो खरीदेंगे दुकान में जाकर, है ना। तो सबसे पहला उपयोग क्या है? इसका उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए किया जाता है। साबुन और अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग करते हैं, है ना। देखो, दैनिक जीवन में हमें कितना सर्फ की ज़रूरत होती है, तभी तो हमारे कपड़े धुलते हैं। सर्फ या साबुन ना हो तो हम ना तो कपड़े धो पाते हैं ना नहा पाते हैं, है ना। तो साबुन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता है और ये सारी चीज़ें फैक्ट्रियों में होती है। कागज़ बनाने में, आज कागज़ नहीं हो तो आप पढ़ ही नहीं सकते या कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, सारा काम लटक जाएगा अगर कागज़ नहीं होगा तो कागज़ बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कृत्रिम फाइबर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा हमने क्या बनाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाई और इसके बहुत सारे उपयोग जो है होते हैं और ये हमें याद करने हैं। अगला पॉइंट है विरंजक चूर्ण। तो देखो, विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो है CaOCl2, है ना। Ca का मतलब क्या होता है? कैल्शियम, फिर बीच में लगा है ऑक्सीजन और यहाँ Cl2 मतलब क्लोरीन लगी हुई है। तो इसका जो रासायनिक नाम बनेगा वो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया ऑक्सी और ये हो गया क्लोराइड। तो ये जो आपको रासायनिक फॉर्मूला है ये किसका है, विरंजक चूर्ण का। तो ये याद रखना है ना, विरंजक चूर्ण। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। अब ये बनाते कैसे, ये हमें मिलेगा कैसे, तो देखो जो बुझा हुआ चूना है जिसका फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन गैस से करवाते हैं, Cl2 से करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें CaOCl2 मिलता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मिलता है। और इसके साथ में H2O यानी कि जल बाहर निकल जाता है। तो ये इसकी क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई जिसमें हम विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाते हैं। अब इसके उपयोग क्या है, यानी ये जो पदार्थ हमने फैक्ट्रियों में तैयार किया है इससे इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो इसका उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए, है ना, यानी इन कपड़ों को रंगने के लिए। कागज के उद्योग में, लकड़ी के मज्जा के विरंजक में, पेयजल को शुद्ध करने में, ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको परीक्षा में पूछ ले कि विरंजक चूर्ण का एक उपयोग बताओ, तो ये सबसे बढ़िया उपयोग है पेयजल को शुद्ध करने में। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पेयजल को शुद्ध करने में निम्न में से कौन सा यौगिक उपयोगी है, और ऑप्शन में आपको विरंजक चूर्ण दे तो आपका उत्तर क्या होगा, विरंजक चूर्ण। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, तो ये रोगाणुनाशक के रूप में भी हमारी सहायता करता है, कौन, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 और इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, अच्छा देखो ये विरंजक चूर्ण टॉपिक क्यों दिया, क्योंकि देखो इसका निर्माण किससे हो रहा है, इसका निर्माण क्षारक से हो रहा है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा क्षारक है ना, तो इसका निर्माण जो है वो क्षारक से हो रहा है। अगला पॉइंट है बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na मतलब सोडियम, हाइड्रोजन और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है। अब इसको बनाते कैसे है फैक्ट्रियों के अंदर, तो एक तो हमें NaCl चाहिए, NaCl हमारा क्या है, लवण है, प्लस जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, अमोनिया NH3 चाहिए। जब इन चारों को मिलाएंगे तब जाके हमें मिलेगा NaHCO3। इसी के साथ NH4Cl, है ना, यानी अमोनियम क्लोराइड निकलेगी जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, खाद में उपयोग में लेते हैं। यानी जब हम फैक्ट्रियों में ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तैयार करते हैं तो इसके साथ में ये भी उपयोगी चीज़ हमें मिल जाती है जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अच्छा उपयोग क्या है, तो देखो ये जो हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया है इसका उपयोग है खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। इसका ज़्यादातर उपयोग कहाँ होता है, बेकिंग पाउडर के रूप में होता है। अच्छा ये बेकिंग पाउडर बनाते कैसे हैं, तो ये जो बेकिंग सोडा है जब इसमें हम टार्टरिक अम्ल को मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। और इस बेकिंग पाउडर से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे केक बना सकते हैं, है ना। केक किससे बनता है, इस बेकिंग पाउडर से बनता है। और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो इसमें बेकिंग सोडा के साथ जब हम टार्टरिक अम्ल को मिलाएंगे तब जाके बेकिंग पाउडर बनेगा। तो पहला हो गया खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। दूसरा हो गया सोडा वाटर, जो हम मेले में ठेले लगते हैं और ठेले में जो वाटर पीते हैं वो कौन सा होता है, सोडा वाटर होता है। तो सोडा वाटर और सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जैसे आपको एसिडिटी हुई है ना, पेट की अम्लता बढ़ गई, एसिडिटी हुई, तो आप क्या करते हो, इनो पीते हो। तो ये इनो में क्या होता है, ये बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, और जैसे ही पीते हो तो आपकी अम्लता है वो दूर होती है। तो पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में, है ना, जितने भी आग को बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो इसके ये 5 उपयोग है वो याद करने हैं। अगला पॉइंट है धोने का सोडा, है ना। तो धोने का सोडा कैसे बनता है, तो ये देखो सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या है, एक प्रकार का
लवण है। क्या है? लवण है। और जब इसमें 10 अणु हम जल के जोड़ देते हैं तो ये बनता है Na2CO3 0.10H2O। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? धोने का सोडा होता है। और इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, बोरेक्स उत्पादन में होता है, घरों की साफ सफाई के लिए होता है, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, इंपॉर्टेंट, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ठीक है, फिर देखो अगला पॉइंट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी भी बोलते हैं। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे? देखो CaSO4 यानी कैल्शियम, और ये हमारा क्या हो गया? सल्फेट, है ना। कैल्शियम सल्फेट, और इसके कितने अणु हैं? 2 जल के अणु हैं। इस सूत्र को हम क्या कहेंगे? जिप्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? जिप्सम। अब इस जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं ना, तो ये किस में बदल जाएगा? ये कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट यानी कि आधे अणु के जल में बदल जाएगा। ठीक है, और डेड अणु जो है जल के वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट जो होता है ना, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, इसे पीओपी भी बोलते हैं। और इसका निर्माण जो है वो कहाँ किया गया था? पेरिस में किया गया था। अब इसके उपयोग क्या है? तो देखो, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग होता है। भवन निर्माण में भी देखो, छत जो है वो उसमें पीओपी लगाते हैं ना, तो इसमें निर्माण होता है। दंत चिकित्सा में भी पीओपी का निर्माण होता है। आप डॉक्टर को जाके पूछ सकते हो भाई पीओपी का उपयोग कैसे हो रहा है, तो दांत का डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई ऐसे हम पीओपी का उपयोग करते हैं। मूर्ति बनाने में हर साल गणेश विसर्जन होता है, तो गणेश जी की जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं वो भी किससे बनाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं। खिलौना एवं सजावट में भी इसका उपयोग होता है, और अग्निसह पदार्थों के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अब अंतिम पॉइंट जो है हमारा वो है क्रिस्टल का जल, क्रिस्टलन का जल, है ना। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4.5H2O, जिसे हम नीला थोता कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ये केवल आपको याद रखना है, परीक्षा में सीधा 1 नंबर का पूछ सकता है ना। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।